नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं सेमेस्टर 5 के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने अपने 70 दिन के फॉर्मेट के अंदर जो पहला चैप्टर शुरू किया है दैट इज द पीवीआर रेशियो, जिसको आप लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर से जुड़ी हुई पहली क्लास में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने पहली क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जितने भी फॉर्मूले थे उनको लर्न करने के बाद जितनी भी न्यूमेरिकल्स थी उन तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लिया होगा। फाइनली आज का क्लास नंबर 2 रहेगा। आज की क्लास के दरमियान हम इस चैप्टर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल बीईपी, जिसको आप लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, उसको डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस क्लास को समझना चाहते हैं तो 101% ऑब्वियस बात है, अंडरस्टूड बात है, आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दिया तो आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा, ऐसा मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि चीजें यहां पे कनेक्टेड रहेंगी। हर एक चीजें चेन में चलेंगी, सीक्वेंस में चलेंगी, एक अपने पैटर्न में चलेंगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पहले पार्ट 1 देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, फिर इस क्लास को समझिएगा तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। पहली क्लास के दरमियान मैंने बताया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमने देखा जब भी आप लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात करते हैं तो अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। सेल्स क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है। इन तमाम चीजों को समझने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोग पीवीआर रेशियो की बात करेंगे तो आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट 101% आपके जहन में होना चाहिए। यहां पे आपने देखा सेल्स के अंदर से अगर आप लोग वीसी को माइनस कर दे हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। कंट्रीब्यूशन के अंदर अगर आप लोग एफसी को माइनस करते हैं तो आपको प्रॉफिट निकल के आता है। इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के बिहाफ पे हम लोगों ने अलग अलग एंटिटी को रीअरेंज करके अलग अलग फॉर्मूला ड्राइव किया था। इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये आपका एक पर्टिकुलर कंक्लूजन की एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन हमें बताता, कंट्रीब्यूशन पर सेल्स क्या होता है आपका पीवीआर रेशियो बताता है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। 3 फॉर्मूले हैं पीवीआर रेशियो को कैलकुलेट करने के, जो अलग अलग सिचुएशन के बिहाफ पे काम करते हैं, उनको लगाना होता है। आपकी एमएन अरोरा का इलस्ट्रेशन नंबर 5.1 हम लोगों ने डिस्कस किया था और आगे अगर आप देखेंगे 5.2 को भी मैंने आप सभी के साथ चर्चा किया था, जहां पे अलग अलग सिचुएशंस मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी। आज की क्लास के दरमियान हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास के दरमियान मैंने इनिशियल लेवल पे आपको बताया हम क्या समझेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट को समझेंगे। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग पीवीआर को समझना चाहते हैं, माने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को समझना चाहते हैं, तो बुनियादी तौर पे आप लोग ये आइडिया ले सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो मोटा माटा करके 5 चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है। 4 से 5 चीजें आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सबसे पहला फैक्टर जो आपसे पूछा जाता है कि आपको निकालना आना चाहिए, दैट इज द कंट्रीब्यूशन। किस तरीके से आप लोग कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं, जो लास्ट क्लास के दरमियान मैं आपको सिखा चुका हूं। इसके बाद अगर आपको याद हो तो यहां पे आपको क्या निकालना होता है, सेकंड जो फैक्टर आपको निकालना होता है दैट इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में क्या निकाला था, पीवीआर बोला था, और जिसको 3 अलग अलग फॉर्मूलों से हमने ड्राइव किया था। इसके बाद आज की क्लास का जो एजेंडा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। आपको याद रखना है इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। शॉर्ट एब्रिविएशन इसका बीईपी आप लोग लिखने वाले हैं और करीब करीब 2 से 3 क्लास लग जाएंगी इसको समझने के लिए। एक और टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं, इसको मैं शॉर्ट में आपका लिख देता हूं, दैट इज द सेफ मार्जिन। सेफ मार्जिन लिमिट भी बोलते हो, सेफ मार्जिन भी बोलते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज द सेफ मार्जिन। माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर आप लोग समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो ये जो आपका पहला चैप्टर है दैट इज द पीवीआर रेशियो, इसका 101% काम आपका हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन आपका पढ़ लिया है कि सर कंट्रीब्यूशन हो चुका है, आपका पीवीआर रेशियो हो चुका है। अब क्या आता है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है। सर ये समझिए ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत होती है, तो अब इसको थोड़ा ख्याल में रखें।
काफी डिटेल में जाके आपको समझना है कि इस ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आप सभी के साथ बुनियादी तौर पे एक एग्जांपल लेकर के बात करूंगा। देखिए, कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर अगर आप लोग आमूमन देखेंगे तो या तो बिजनेस के अंदर अगर सेल्स हो रहा है, मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, बिजनेस रनिंग मोड में है, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या तो बिजनेस आपका लॉस के अंदर चला जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी होती है, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बिजनेस है नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में होता है, बिजनेस कैरी ऑन है, कैरी फॉरवर्ड है, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बंद नहीं हुआ है लेकिन बिजनेस चालू है, लेकिन जो सेल्स हो रहा है ना, उस सेल्स का यूटिलाइजेशन आपके जो जितने भी ऑल कॉस्ट है उनको मेंटेन करने में लग रहा है। माने सर क्या कहा आपको, आपने समझ में नहीं आया। लेट अस से कि आपका कोई भी बिजनेस है, क्लियर है किसकी बात कर रहा हूं मैं, किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहा हूं। उस बिजनेस के अंदर जो भी आपकी सेल्स हो रही है ना, जो आपको सेल्स हो रही है, वो सेल्स आपकी मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होती है ताकि जितनी भी कॉस्ट है उन सबको कवर किया जा सके। यानी कि जितने भी कॉस्ट आपके धंधे में लगते हैं, ठीक है ना, जितने भी कॉस्ट आपके धंधे में है, जितने भी कॉस्ट हैं, उन सबको कवर करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको किसकी जरूरत होती है, एक मिनिमम सेल की जरूरत होती है। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पे, आपको क्या चाहिएगा, मिनिमम सेल की जरूरत होती है। तो बिजनेस आपका चल रहा है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है और आपका सेल भी हो रहा है, जो भी आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, जो भी सेल आउट हो रहा है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी कॉस्ट हमारा आ रहा है उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा धंधा एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाता है जहां पे ना तो हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें कोई लॉस हो रहा है, माने प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं है। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, ये जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा, दैट इज द बीईपी। बीईपी का मतलब क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे सेल्स की वैल्यू, यानी कि आप लोग देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, सेल्स की ऐसी वैल्यू जिस पर जाकर के हमारे बिजनेस के अंदर ना तो प्रॉफिट होएगा ना लॉस होएगा। उस पॉइंट को, उस सेल्स की वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। मेरे पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला है, आपके बिजनेस के अंदर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे सेल्स की वैल्यू की बात हो रही है। सेल्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, एक अमाउंट आएगी, ठीक है। उस सेल्स की वैल्यू के ऊपर आपका बिजनेस किस सिचुएशन में जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में अगर आपका बिजनेस है तो उस सेल्स की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। उसको क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। क्लियर? तो आपको क्लैरिटी हुआ कि नहीं हुआ? आपके कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, कॉस्ट को एक तरीके से बैलेंस करने के लिए जो आपकी सेल्स हो रही है वो लग रही है, ठीक है, लेकिन ऐसी सेल्स की वैल्यू जिस पर जाकर के ना तो हमें प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। सिंपल आप लोग कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, सेल्स की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर ना प्रॉफिट एंड लॉस है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हो। अब अगर आप लोग डेफिनेशंस के ऊपर जाएंगे तो काफी बेटर वे में आपको क्लैरिटी हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बातें यहां पे लिखी हुई है। सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन है आईसीएमए लंदन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ द सेल्स। देखिए मैंने अभी अभी आपको कवर कराया, हम सेल्स की वैल्यू लेके चलेंगे, माने सेल्स का वो लेवल। तो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट इज द लेवल ऑफ द सेल्स एट विच टोटल रेवेन्यू। किसकी बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। माने यहां पे जितना रेवेन्यू हुआ ना, वो सब किसको मेंटेन करने में चला गया, कॉस्ट को मेंटेन करने में चला गया। रिजल्टिंग इज नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पे। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि ना तो आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है ना ही आपका लॉस हुआ है। उस लेवल ऑफ सेल्स को क्या कहेंगे, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ योर बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये डेफिनेशन मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं भाई और बहनों, ये डेफिनेशन आईसीएमए लंदन के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। और मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं ना, मेरा मोटिव केवल और केवल आपके बीबीए बीकॉम की क्लासेस को मेंटेन करना नहीं है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं बीबीए बीकॉम की क्लासेस, तो ऑब्वियस सी बात आपको चीजें बेटर वे में समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रहने वाला है। मेरा टारगेट है वो बच्चे भी साथ साथ जो आगे जाके एमकॉम या एमबीए करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो एमकॉम और एमबीए के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ना पड़ता है। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जो मैंने एमबीए किया, दैट इज द फिनेंस एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये वाला सब्जेक्ट है, इसको मेरे को थोड़ा सा गहराई में जाकर के एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस लेवल तक आपको पढ़ना है। तो जब तक आप लोग
बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी आपको प्रॉब्लम आती ही रहेगी। तो कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं। बाद में जब आप मास्टर्स भी करें ना, अगर कभी मौका मिले जिन भी लोगों को करना है, तो आपको परेशानी ना हो, आप लोग इजीली ऐसे टैकल करें और आप कहें कि ये सब्जेक्ट हमने अपनी ग्रेजुएशन के दरमियान इस तरीके से तैयार किया था, अब हमें इतने एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो आईसीएमए लंदन की डेफिनेशन क्या कहती है? एक सेल्स का ऐसा लेवल जिस पर जाकर के आपका टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाता है टोटल कॉस्ट के, जिसका रिजल्ट क्या होता है? नाइदर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और द नोर इन द लॉस। आप लोग क्या कहेंगे? ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट को भाइयों और बहनों क्या कहा जाता है? उसको आप लोग बीईपी के नाम से जानते हो। बीईपी बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां से आपको क्लैरिटी मिल गया, सारा लफड़ा किसको लेकर के रहने वाला है? सारा लफड़ा हमारा सेल्स को लेकर के रहने वाला है। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना, माने किस पे फोकस करना है? सेल्स पर फोकस करना है। तो ये डेफिनेशन थी। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर रही होगी। सिंपल डेफिनेशन आप लोग क्या कह सकते हैं? यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर सेल्स की वो वैल्यू जिस पर जाकर के आपका प्रॉफिट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। और आप क्या कह सकते हैं? आपका जो टोटल कॉस्ट है किसके इक्वल है? टोटल रेवेन्यू के इक्वल है। तो उस सेल्स की वैल्यू को आप लोग क्या कहेंगे? दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। उसको भी क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। तो आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझ में आ गया होगा कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसका क्या डेफिनेशन है। अब ब्रेक इवन पॉइंट आपको समझ में आ गया, सेल्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर जाकर के हमारा जो स्पेसिफिकली प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब कई बार आपके दिमाग में आएगा, सर ये होगा कैसे? कैसे पॉसिबल है? हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें वापिस से माय डियर फ्रेंड्स कहां पर जाना पड़ेगा? अपने उसी फॉर्मेट के अंदर जाना पड़ेगा जो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। कौन सा फॉर्मेट की बात कर रहे हो सर? मैं बात कर रहा हूं आपके इनकम स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट की। अगर आपको याद हो तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने अभी अभी आपको कराया था पिछली क्लास के दरमियान। और इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? आपको याद होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से क्या क्या चीजें यहां पे इन्वॉल्व होने वाली है। एक बार आप लोग पहले तो क्या कीजिएगा, आप लोग इसका फॉर्मेट बना लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें डिटेल में जाकर के पढ़ा रहा हूं। हमने ऊपर क्या लिख दिया? डायरेक्ट मैं इसका नाम लिख रहा हूं, दैट इज द इनकम स्टेटमेंट। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर हम इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप लोग यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे आ गया आपका अमाउंट और यहाँ पे क्या आ गया? पर्टिकुलर्स आ गया। अब यहाँ पे समझना किस मुद्दे पर चर्चा होगी। सबसे पहले सर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग सेल्स लेके चलते हैं। अब सेल्स का मैंने अमाउंट मान लिया है, लेटर से आपका कितना है? आपका 2 लाख अमाउंट है। क्लियर है? तो आप लोग ये लेके चले, सेल्स हमारी कितनी हो रही है? 2 लाख रुपए हो रही है। अब सेल्स के अंदर से मेरे को माइनस करना होता है वेरिएबल कॉस्ट को। अगर आपको याद हो तो हमें क्या माइनस करना होता है? हमें वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होता है। अगर आप लोग ध्यान देंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेटर से कि मेरा कितना है, मैं मान लेता हूं आपका 1 लाख रुपए आपका क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग रिजल्ट लेके चलेंगे, 2 लाख में से 1 लाख चला जाएगा तो आपको कितना अमाउंट बचेगा माय डियर फ्रेंड्स? आपको 1 लाख रुपए बचेगा। और ये जो 1 लाख है ना, इसको आप लोग किस नाम से जानते हो? दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको किस नाम से जाना जाता है? कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी आ गई है? हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई है 1 लाख रुपए। अब कंडीशन क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का? ब्रेक इवन पॉइंट का वो कंडीशन है कि सर सेल्स का वो लेवल निकालना है जिस पर जाकर के हमारा प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाए या फिर जीरो हो जाए। हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा? जीरो बनेगा। प्रॉफिट कितना बनेगा? जीरो बनेगा। तो अगर कंट्रीब्यूशन के अंदर से हम क्या माइनस करते हैं? हम माय डियर फ्रेंड्स माइनस करते हैं आपका फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आप लोग जानते होंगे आपको क्या माइनस करना है? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना है। जैसे आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, हमें अमाउंट कितना चाहिए? जीरो चाहिए, क्योंकि ये किसकी वैल्यू होती है? ये आपके प्रॉफिट की वैल्यू होती है। क्लियर? तो इतना आपको समझ में आया। हमें क्या चाहिए? आपका प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बुनियादी तौर पे आप लोग क्या पाएंगे? सर हमें कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 1 लाख रुपए है, हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? जीरो। तो कितना माइनस करें फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर? फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कितनी माइनस करें कि आपका नेट रिजल्ट जीरो हो जाए? 1 लाख में से कितना घटाएं कि आपका रिजल्ट जीरो आए? तो
ऑब्वियस सी बात आप कहेंगे सर 1 लाख ही माइनस कीजिए तभी तो जीरो आएगा ना। माने अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कितना रखते हैं, आप लोग 1 लाख रुपया फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू रखते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? कुछ इस तरीके का सीन आपके सामने रहेगा। अब यहां पे बुनियादी तौर पे अगर आप लोग चीजें समझेंगे तो आप लोग पाएंगे कि सर यहां से काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ रहा है। क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ रहा है? अगर आपने प्रॉफिट जीरो कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स की ये पोजीशन क्या कहलाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगी। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहां पे आपका कंट्रीब्यूशन भी 1 लाख आया और आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी कितना आया, 1 लाख आया। और अगर ये दोनों बराबर है तो ही आपका प्रॉफिट कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा, जो आपका एफसी है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आप लोग इजीली क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर? तो जब भी आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे भाइयों और बहनों, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल है, कंट्रीब्यूशन के इक्वल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आई थिंक आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या सीन है, कंट्रीब्यूशन क्यों इसके इक्वल हुआ, और आपको प्रॉफिट जीरो करना है, से आपका लॉस भी ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा। और उस पोजीशन पे आप लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, बीईपी को फाइंड आउट कर पाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट की कहानी आपको समझ में आई। अब होगा क्या, फॉर्मेट के साथ छेड़छाड़ होगी। फॉर्मेट के साथ अब हम लोग एक तरीके से चेंजमेंट करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जहां पे आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग अपने पिछले सेमेस्टर के दरमियान जो आप लोग पढ़ के आए, जैसे लीवरेज चैप्टर आपने पढ़ा था सेमेस्टर 3 के अंदर, एफएम के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे सेल्स वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है और जो आपके कॉस्ट वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है उनका भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे। लेकिन डोंट वरी, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बेटर वे में समझाऊंगा। बस आपको एक एक चीज को नोट करना है और साथ साथ प्रैक्टिस करना है। क्लियर? यहां तक मैं मान के चलता हूं ब्रेक इवन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं डायरेक्ट आपको बताता तो आपको क्लैरिटी नहीं होता, लेकिन अब अगर आपको आंख बंद करके भी मैं बोलूंगा कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा, फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सर हमने यहां पे प्रूफ करके दिखाया है, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल होता है, कंट्रीब्यूशन के इक्वल होता है। दूसरा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ना तो प्रॉफिट होता है ना ही क्या होता है, आपका लॉस होता है। अगर आपको याद हो तो हमने क्या बताया था, सर हमने ये कहा था कि जो आपका स्पेसिफिकली रेवेन्यू है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा था जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो किसके इक्वल आएगा, आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, रेवेन्यू किसके इक्वल होगा, टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा। ये किसकी कंडीशन थी, ये ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन थी। तो ये वाली बात भी आप लोग यहां पे इजीली लिख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाली डेफिनेशन मैं इनिशियल लेवल पे कवर करा चुका हूं। ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट करता है मिनिमम सेल्स ऑफ वॉल्यूम की, एग्जैक्टली हमें कितना सेल्स ऑफ वॉल्यूम चाहिए, यानी कि हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम अपने सारे कॉस्ट को कवर कर सके। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा। हमें क्या करना है, हमें सारे कॉस्ट को क्या करना है, कवर करना है। इन तमाम कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें एक मिनिमम सेल्स वॉल्यूम चाहिए। वो जो लेवल ऑफ सेल्स है उसको ही क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फोकस कीजिएगा यहाँ पे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ बातें हैं जो अक्सर हमें ध्यान देनी होती है। अगर बीईपी के बियॉन्ड अगर आप लोग जाते हैं तो आपका बिजनेस किस में चला जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में चला जाएगा। अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे रहते हैं, सेल्स अगर आपकी ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे रहती है तो आप किस में चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट एक न्यूट्रल पॉइंट, आप लोग क्या कह सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। जिसके ऊपर अगर, जिसके बियॉन्ड आप लोग जाते हैं बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा, जिसके बिलो अगर आप लोग जाते हैं तो आपका बिजनेस किस में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लैरिटी आपको मिल गया होगा।
कुछ कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और क्या होता है, कई बार क्या होगा, एक रिलेशन आपको याद रखना है। सेल्स का एक फॉर्मूला आपको देता हूं जो मैं फिर दिमाग से निकल जाएगा, आप लोग अभी नोट कर लीजिएगा। केवल अगर आप सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स का अपने आप में मतलब होता है दोनों तरीके की कॉस्ट, यानी आप लोग क्या कहेंगे, आपका सबसे पहला कॉस्ट कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट है जिसको आप लोग वीसी के नाम से जानते हो। दूसरा कॉस्ट कौन सा है, आपका एफसी है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, एफसी लिख दिया। तीसरा क्या रहेगा, आपका प्रॉफिट रहेगा। कुछ इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी। आपको क्या करना है, लेकिन इस फॉर्मूले को लिख लेना है अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि मैं जब इसका दोबारा से जिक्र करूं तो आपको फटाक से याद आ जाए कि ये वाला फॉर्मूला हमें पढ़ना है। सेल्स का क्या फॉर्मूला है, सेल्स का फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। हालांकि इससे पहले सेल्स का एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कंट्रीब्यूशन प्लस में आपने क्या पढ़ा था, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने डिटेल में जाके आपको क्या कराया था, इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब थोड़ा चलते हैं आगे, अब सीखते हैं सर ब्रेक इवन पॉइंट को एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग पाएंगे ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला क्या है, आपका चार्ट मेथड है जिसको आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ये कौन सा मेथड रहेगा, ये आपका ग्राफिकल रहेगा। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे ग्राफ जो रहेगा XYZ एक्सिस वाला जो लफड़ा है वो हम लोग लेके चलेंगे। तो पहला आप लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल टर्म में आप लोग किसकी बात करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे। माने पहला किसकी बात करेंगे हम लोग, पहले अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट किस टर्म में चला जाएगा, ग्राफिकल में चला जाएगा। मेरे को पूरी एक क्लास लगेगी इस सवाल को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। इससे अगली क्लास हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको अमाउंट गिवन है, अमाउंट जो आज की क्लास का एजेंडा है, दैट इज द क्लास नंबर 2, आज हम इसको डिटेल में जाकर के चर्चा करेंगे कि आपका अमाउंट की टर्म में अगर आप लोग बीईपी की बात करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं, तो कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है। मेरी बातों पे जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप लोग बीईपी की बात करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं, हालांकि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हम तीन तरीके से कैलकुलेट करते हैं अमाउंट की टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट को। क्लियर है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस की टर्म में गिवन है, किसमें है, आपका रुपीस की टर्म में गिवन है, या फिर इसको सेल्स वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, सेल्स वैल्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सेल्स वैल्यू के नाम से अगर आपको गिवन है तो आपको क्या करना, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है सेल्स की टर्म में। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आप लोग क्या कह सकते हैं, बीईपी इन सेल्स वैल्यू, या फिर रुपीस भी आप लोग कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, बीईपी किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेल वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट गिवन होता है उस फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात हो रही है, जिसको आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। ये आपका पहला फॉर्मूला रहेगा। क्लियर, जब भी आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे और ब्रेक इवन पॉइंट अगर अमाउंट की बात होगी तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ द सेल्स, या फिर रुपीस आप लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को आप लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड कर देंगे। यहीं पे मैं आपको चलो बाद में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, पर यूनिट वाला सीन रहेगा। क्या रहेगा, पर यूनिट वाला सीन रहेगा। अगर आप लोग बीईपी निकालना चाहते हैं, किस में निकालना चाहते हैं, पर यूनिट्स में निकालना चाहते हैं। क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पर यूनिट्स में अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आप लोग बीईपी यूनिट्स के अंदर निकालना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ऊपर तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, लेकिन यूनिट्स के अंदर आप लोग क्या करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, सीपीयू निकाल लेते हैं। सीपीयू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सीपीयू का मतलब होता है आपका कॉस्ट पर यूनिट। आपको याद रखना है क्या होता है आपका कॉस्ट पर यूनिट। एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पे नोट कर लीजिएगा, आपको क्या देगा, आपको देगा वो सेलिंग प्राइस और वो आपको देगा माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस और आपका जो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट है। अगर आप लोग इसको माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। एग्जांपल से समझाता हूं, अभी समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा है आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपका 20 रुपीज, और अगर मैं कहता हूं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना गिवन है, आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका गिवन है मान लीजिए 15 रुपए है। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे कि आप लोग सीपीयू निकालिए, कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, तो हम लोग इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे, सेल्स पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट के अंदर से
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से सॉरी 20 में से आपका 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। स्टार मार्क कर लीजिए, कैसे निकालना है मैंने साथ साथ बता दिया है। पहले आपको क्या निकालना है, बीईपी सेल्स वाला निकालना है, तो नीचे पीवीआर रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग यूनिट्स के अंदर बात करते हैं तो एफसी अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, सीपीयू आ जाएगा। ये वाला जो तीसरा है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर यहां से कभी कभी अगर आपके बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, मतलब जिसको आप लोग लक कहते हैं, तो उस सिचुएशन में पूछा जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट सिचुएशन, यानी जिसको आप लोग कहते हैं कंपोजिट सेल्स, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट सेल्स। हालांकि इसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा और इसका फॉर्मूला भी मैं अभी आपको देने वाला हूं। नीचे आ जाएगा आपका ओवरऑल, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, ओवरऑल कॉस्ट बोलते हो, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी, चीजें आपको बेटर वे में क्लियर रही होंगी, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, यहां तक आपको चीजें क्लियर रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहां पे यार कहां चला गया वो, एक मिनट, ये चीज कहां चली गई, यहां पे देखिए, अगर आप लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अगली वाली स्लाइड के अंदर भी आएंगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो कितने सिचुएशन बनेगी, हमारे पास 3 सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन सेल्स वाली है, दूसरी सिचुएशन यूनिट्स वाली है, तीसरी सिचुएशन कंपोजिट सेल है जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अगर आप लोग यूनिट्स की बात करते हैं तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हमें किससे डिवाइड कर देना है, हमें सीपीयू से डिवाइड कर देना है, कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड कर देना है। अगर आप लोग कंपोजिट सेल्स की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है क्या, कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देना है, ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड कर देना है। कुछ बातें जो मैं आपको रिवाइज कराता चलूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको गिवन मिलेगा, पीवीआर कैसे निकाला जाता है अगर आपको याद हो तो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे बताया था मैंने, सर आपको क्या करना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के अंदर आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाइएगा, कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड कर देना है, सेल से, और ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा, तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, आपको रिवाइज करना है। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे, सर ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, वैसे तो कंट्रीब्यूशन के 1000 फॉर्मूले हैं, मतलब मल्टीपल फॉर्मूले हैं, लेकिन एक फॉर्मूला क्या निकल के आता है, सेल्स के अंदर से अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपका रिजल्ट निकल के आता है। यहीं पे एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन होता है आपका 100 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट का जो परसेंटेज गिवन होता है, क्लियर है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में देना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो फाइनल अगर आप पीवीआर को लिखना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं ये जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आई है अगर आप लोग यहां पे पुट कर देंगे तो आप लोग यहां पे ये कह पाएंगे कि पीवीआर को और थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या, पीवीआर इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मायना क्या था, सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में आप लोग क्या कह सकते हैं, नीचे तो सेल्स था, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में कितना है आपका 100 है, क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किस तरीके के डेटा हमारे पास गिवन है उसी हिसाब से हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले हैं, क्लियर। तो बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। यहाँ पे नोट करने वाली एक बात और है, ये तो क्लियर हो गया सर, ये बात तो आपने बताई, ये समझ में आ गया, पीवीआर हम लोग वैसे भी पढ़ के आए हैं। ये बताइए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा आपको सबसे पहले गिवन मिलेगा, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा के मार्क कर लीजिएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको गिवन मिलेगा, ठीक है। क्या गिवन है आपको, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है, ठीक है ना, और आपको दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन मिलेगा। अगर आप लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग सेलिंग पर यूनिट को माइनस कर देंगे आप लोग किससे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चा वो क्या मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट का मिलेगा। अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो और बेटर वे में समझ में आएगा, मैंने जेड मान लिया है, ठीक है। तो बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया ये कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है और पीवीआर कैसे फाइंड आउट करना है। इसके 3 फॉर्मूले हम लोग अपनी लास्ट क्लास के दरमियान पढ़ चुके हैं, तो इतना डिटेल में हमें जाने की अभी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। ये चार्ट वाला या फिर जो ग्राफिकल मेथड है ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं, दैट इज द क्लास नंबर 3, ठीक है ना। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपका
बीईपी इन सेल्स पढ़ेंगे, अभी अभी करवाया ना हमने, क्या पढ़ा है बीईपी इन सेल्स, फटाफट से मेरे को बताइए, रिवाइज हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा सर, आप क्या कीजिए फिक्स्ड कॉस्ट लीजिए, उसको किससे डिवाइड करा दीजिए, उसको पीवीआर से डिवाइड करा दीजिए। अभी अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, अगर आप पीवीआर निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अभी अभी मैंने क्या कराया आपको, क्या निकालना है पीवीआर निकालना। ये क्या हो रहा है, चलिए यहां पे लिख देता हूं, पीवीआर अगर आपको निकालना है तो पीवीआर का फॉर्मूला क्या आएगा सर, आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा सेल्स से, और मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा 100 से। और अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं तो सर आपको सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला मैंने बताया, कंट्रीब्यूशन अगर आप लोग निकालना चाहते हैं और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज गिवन है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे आपको निकल आएगा। अगर आप लोग बीईपी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बीईपी यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या पढ़ा हमने, अभी अभी हमने पढ़ा सर आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट लेना है, उसको डिवाइड किससे करा देना है, सीपीयू यानी कि कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड करा देना है। और कॉस्ट पर यूनिट कैसे होएगा ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, और ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नेक्स्ट क्लास के अंदर, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने जो आपको पढ़ाया ये वाला ओवरऑल पीवीआर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। न्यूमेरिकल भी आई थिंक मेरे हिसाब से एक आदि मिलेगा, कहीं लुका छिपा मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको कराऊंगा, ठीक है। और मैं बार बार बता रहा हूं कौन सी किताब खरीदनी है, अगर आप लोग खरीदना ही चाहते हैं तो एमएन अरोरा की किताब खरीदनी है। जो बच्चे सक्षम नहीं है किताब खरीदने के लिए तो डेफिनेटली वो हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको हमारे कंटेंट से बाहर देखने को मिलेगी। इवन सारी न्यूमेरिकल भी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, एक आध नहीं कराता हूं तो वो मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोग नहीं पैसा खर्च करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं टीम से बोलूंगा जितना जल्दी हो सके बच्चों को अगर चाहिए तो इस सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड करा दे ताकि वो इजीली प्रैक्टिस कर पाए। चलिए समझ में आया इतनी बात, तो ब्रेक इवन पॉइंट की पूरी कहानी समझ में आई, अमाउंट वाला तीनों फॉर्मूला आपको क्लियर रहा, 3 अलग अलग ब्रेक पे इवन पॉइंट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब आपका दिमाग थोड़ा घूमेगा नहीं, मतलब पहले, इससे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5.1 और 5.2 हम लोग अपनी लास्ट क्लास के दरमियान पढ़ चुके हैं। 5.3 को ध्यान से देखिएगा, आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है सर, ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले गिवन है सेल्स की वैल्यू, उसके बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू गिवन है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू गिवन है। देखिए इसके अंदर तो कोई तब्दीली होने ही वाली नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो 30,000 ही रहेगा। आपको सबसे पहले पार्ट के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना। याद कीजिए ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या बताया था, हमने पढ़ा था सर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर हमें कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करनी है कि हम क्या करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन को किसके इक्वल कर दें, सेल्स के इक्वल कर दें, ठीक है। तो इसी तरीके का सिचुएशन हमने देखा था। अगर आप लोग चाहें तो ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर क्या पढ़ा था, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अभी मैंने करवाया ना आपको, अगर आपको याद हो ये रहा, तो क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल पीवीआर आ गया। माने सिंपल अगर आप लोग देखें तो आप लोग क्या कह सकते हैं, सर हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, हमारे पास जो गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट, उसको किससे डिवाइड करा देते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड करा देते हैं। काफी बच्चों को कंफ्यूज होगा कि सर ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहेगा, यहां पे पर यूनिट का जिक्र नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, इसलिए हम लोग पीवीआर निकालेंगे। अब पीवीआर क्या निकालेंगे, पीवीआर सर हमारे पास कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, सेल्स से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब आपका कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन निकलता है सेल्स माइनस वीसी से। अब सेल्स कितना गिवन है, 2 लाख गिवन है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना गिवन है, 1,20,000 गिवन है, तो आपका कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बताइए। फॉर्मूला क्या कहता है कंट्रीब्यूशन का, अगर आप लोग सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, सेल्स के अंदर से अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आया, 80,000 आया है। अब यहां पे थोड़ा मैं यहां पे कर रहा हूं, पीवीआर हमें निकालना है, पीवीआर इज इक्वल टू द, हमें क्या करना है, कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड कर देना है, सेल्स से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से। कंट्रीब्यूशन हमारा 80,000 आया है, ओके सर। हमारा सेल्स कितना है, 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख लिख दिया मैंने, ओके। मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से। परसेंटेज के अंदर आंसर आएगा, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0 कैंसिल हो गया है। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40% आ जाएगा। तो पीवीआर कितना परसेंट आया है आपका, 40% आया है।
अगर आपका पीवीआर 40% आया है तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे सर? निकाल दीजिए, फॉर्मूला चिपका दीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू द, आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर आप लोग क्या लेके चलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट लेके चलते हैं। किसको डिवाइड करा देते हैं? पीवीआर से। अब ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज को अगर आप लोग हटाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना? फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? 30,000 है। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड कितना गिवन है? 30,000 गिवन है। अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं 0.4 से, अगर 0.4 लेके चलते हैं, 3 दूनी 6 और आपका 3,000 का आधा कितना होगा? 1500, 75,000 के आसपास आएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट, इसको सोल्व कर लीजिएगा बच्चा, कितना आएगा? दैट इज 75,000। ठीक है, कितना आएगा? 75,000। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, आंसर कितना आ गया? 75,000। ये निकल आया ब्रेक पॉइंट, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैसे निकालना है उम्मीद करता हूं हमें समझ में आ गया होगा। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सेशन के दरमियान गलतियां हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है यार, ह्यूमन टेंडेंसी है, मिस्टेक हो जाती है। तो काफी ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि कोई मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन के दरमियान या कोई एक पॉइंट छूट जाता है तो उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई में कर लेता हूं साथ साथ, की एक आध मिनट फालतू लगेगा तो भी कोई चक्कर नहीं। ठीक है, पहला सवाल समझ में आया कि नहीं है? पहला पार्ट बताओ समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पर जरूर फोकस कीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है आपको एक नया ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है अगर आपका सेलिंग प्राइस, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है बाय द 10%। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। हम लोग एक नई स्लाइड ले लेते हैं, इसको कॉपी करके। यस, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, सारे को यहाँ से रब कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिए। यस, अभी हम इसको दोबारा से नए सिरे से समझने वाले हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा तरीके से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे काफी चीजें बदलेंगी। अब क्या बदलेंगी वो काफी अहम बात है। देखिए क्या कह रहा है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। सेलिंग प्राइस जो है आपका, ध्यान रखिएगा, एक होता है सेलिंग प्राइस रिड्यूस होना या इंक्रीज होना, एक होता है सेल से आपका। ठीक है, तो आपको थोड़ा फर्क समझना है। रिड्यूस हुआ है कितने परसेंट से? 10% से। जब भी सवाल में ये कहेगा कि आपका सेलिंग प्राइस, याद रखिएगा कौन इंपैक्ट हुआ है? आपका सेलिंग प्राइस इंपैक्ट हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस इंपैक्ट हुआ है तो आपको याद रखना है केवल और केवल ओवरऑल सेल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में मैं कहूं आपकी सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज हुई है तो आप क्या करेंगे? आप उसको सेल्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, अलोंग विद आप लोग उसको वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, माने सेल्स के अंदर इंक्रीमेंट या रिड्यूस हुआ है, या तो इंक्रीज होगा या तो रिड्यूस होगा। अगर सेल्स इंक्रीज या रिड्यूस हुआ है तो दोनों पे काम करना पड़ेगा। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज या रिड्यूस हुआ है तो केवल और केवल हमें सेल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सेल्स कितना रिड्यूस हो गया? 10% हो गया। पहले देखो सेल्स था कितना हमारे पास? सर सेल्स था हमारे पास 2 लाख रुपया। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? 2 लाख रुपया हमारे पास सेल्स था, अब ये हो गया है रिड्यूस्ड बाय 10%। तो आप लोग क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड बाय 10%। दैट इज कितना हो जाएगा आपका? रिड्यूस करते हैं 10% से, तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है। 2 लाख के अंदर से अगर आप लोग 20,000 माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा? 1,80,000 बच जाएगा। ये क्या है आपका? ये नई सेल्स है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ये आपकी न्यू सेल्स आ गई अकॉर्डिंग टू द पार्ट बी। आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या आ गया? ये न्यू सेल्स आ गया। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? आपका न्यू सेल्स बराबर है 1,80,000। ठीक है, सवाल समझ में आया कि नहीं? ये इंपैक्ट था। अब बाकी चीजें सेम रहेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपका क्या गिवन है? आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना गिवन है? 1,20,000 गिवन है। ठीक है, ओके। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका? 30,000 है। हमें निकालना ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पीवीआर चाहिए। ठीक है, पीवीआर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। सेल्स कितना है? 1,80,000 है। इसके अंदर से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1,20,000 है। ओके, अब इसके अंदर से माइनस करेंगे 80, 20, 60 यानी कि 60,000 आ जाएगा। ये क्या आया है बच्चा? 60,000 कंट्रीब्यूशन आया है। अब आप लोग पीवीआर रेशियो निकाल लीजिए। पीवीआर रेशियो क्या कहता है? कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 100 से कर देंगे। अब कंट्रीब्यूशन है कितना अपना? 60,000 है। ओके, ये कितना आ गया? 60,000 आ गया। अपॉन में आप लोग क्या लिखेंगे? सेल्स कितना है? 1,80,000 है। ओके, मल्टीप्लाई कितने से करना है? 100 से करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो 6 × 18 माने
आपका कितना आ गया 100/3, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं करीब 33.3% आ जाएगा। तो पीवीआर रेशियो कितना आया है, ये आया है आपका 33.33%, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको आप लोग अगर परसेंटेज को हटाए तो 0.33 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.33। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माय डियर फ्रेंड्स क्या निकालना है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, सर हमें क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट लेना है, डिवाइड कर देना है पीवीआर से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है 30,000 गिवन है, हमें कितने से डिवाइड करना है 0.33 से डिवाइड करना, ठीक है। अगर आप लोग 30,000 को, यानी कि मैं एक बार कर लेता हूं कैलकुलेशन, कितना गिवन है आपका 30,000, इसको डिवाइड करते हैं 0.33 से तो आपको आंसर मिलता है 90,909। आप लोग क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट, क्या कहेंगे आप लोग, अप्रोक्सीमेट कितना आया आपका 90,909। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पे सवाल क्या है, सवाल ये है सेलिंग प्राइस इंपैक्ट हुआ है। अगर ये यहां पे कहता कि आपका सेल्स रिड्यूस हुआ है, सेल्स रिड्यूस होने का मतलब जो हमारा सेल्स तो रिड्यूस होकर 1,80,000 आ जाएगा, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है ना ये भी आपका 10% रिड्यूस होगा, यानी कि 12,000 इसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं, सिंपल है। तो जब भी सेल्स के साथ चेंजमेंट होगा तो आपको सेल्स के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, और जब भी केवल और केवल सेलिंग प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट या रिड्यूस होगा तो आप लोग केवल उसके ऊपर काम करेंगे। अब ये सवाल आपको समझ में आया, हमने कौन सा पार्ट सोल्व किया है, पार्ट नंबर बी सोल्व किया है। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर ए सोल्व किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या है। आगे अगर आप लोग सी वाले पार्ट को पढ़ते हैं, ये सवाल नहीं, ये सवाल ही बदल गया। चलो यहाँ पे हमारे पास यस, ये वाला पार्ट नंबर सी देखिए क्या कहता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट केवल बढ़ा है, क्या बढ़ा है आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा है। अगर आप लोग देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ा है, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ाते हैं तो 1,20,000 है, अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो 12,000 हो जाएगा, और 1,20,000 में अगर 12,000 ऐड करते हैं तो जो नया वेरिएबल कॉस्ट बनेगा वो कितना बनेगा 1,32,000। तो पूरे फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, 1,32,000 आ जाएगा, ठीक है। 1,20,000 की जगह कितना आ जाएगा 1,32,000। बात समझ में आई कि नहीं। इसने क्या कहा है, केवल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा है। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका सेल्स कितना है, मैं एक बार आपका यहीं पे कर देता हूं पार्ट नंबर सी, ठीक है ना। सेल्स तो ऑलरेडी सेल्स में कोई चेंजमेंट नहीं है तो हमें 2 लाख वाला ही वैल्यू लेके चलना है, ठीक है। सेल्स के बाद क्या कहा, वेरिएबल कॉस्ट आपका 10% इंक्रीज हो गया है, तो आपका 1,20,000 ऑलरेडी था, 10% आपका इंक्रीज हुआ है तो 12,000 इसमें ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट बनेगा 1,32,000। क्लियर है, इतना समझ में आया। उसके बाद हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना है, वो ऑब्वियस सी बात है 30,000 गिवन है, इतना समझ में आया। अब करना क्या है, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वीसी होता है, सेल्स आपका 2 लाख गिवन है, ओके आपका कितना हो गया 2 लाख गिवन हो गया, और आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 1,32,000 गिवन हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे 68,000, आई थिंक आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा कितना बचेगा, 68,000 बचेगा कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन 68,000 है तो पीवीआर निकाल लीजिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे सेल से, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे बचा 100 से, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना आया है 68,000 आया है, ओके सर। अपॉन में सेल्स कितना है 2 लाख है, ओके यहाँ पे 2 लाख आ गया, मल्टीप्लाई कितना है 100 है। अब जितने जीरो कैंसिल होते कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 2 जीरो से 2, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 68 अपॉन में कितना आ गया आपका 2 हो गया, तो 2 से जाएगा 3, 4, 34% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग पीवीआर निकालना ही चाहते हैं तो क्या कहेंगे 0.34 डायरेक्टली परसेंटेज से हटा करके, ठीक है। पीवीआर निकल आया तो ब्रेक इवन पॉइंट बहुत आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट बताइए, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि यहीं पे मैं आपको समझा पाऊं। चलिए यहाँ पे क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू द, हमें क्या करना है, हमें करना है फिक्स्ड कॉस्ट को पीवीआर से डिवाइड, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट सर हमारा 30,000 है, ओके 30,000 ले लो, कितना आ गया 0.34 आ गया, ठीक है। वहां पे 33 था, यहाँ पे कितना है 0.34 आया है, माने आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर 30,000 को भाग करना है 0.34 से, तो आपका आंसर आएगा 88,235। देखिए कितना फर्क आ गया, ठीक है ना,
88,235, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, सिर्फ पॉइंट बदला, एक पॉइंट बदला है और यहाँ पे देखिएगा कितना फर्क आ गया, यहाँ पे क्या था, आंसर था, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सेलिंग, यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, ये वाली बात भी नोट करने वाली है, सॉरी ये वाली बात भी नोट करने वाली है और ये वाली बात भी नोट करने वाली है। सेल्स इंपैक्ट होगा तो वेरिएबल कॉस्ट और जो आपका सेल्स है दोनों, यानी कि आप लोग हिंदी में लिख दीजिएगा दोनों इंपैक्ट होंगे, क्या होंगे, दोनों इंपैक्ट होंगे। लेकिन अगर आपका सेलिंग प्राइस इंपैक्ट हुआ है तो उस टाइम पे केवल सेल्स इंपैक्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला पार्ट आपको मेरे को कमेंट में बताना है, बिल्कुल सिंपल, एक फैक्टर चेंज हुआ है, यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट था ना वो इंक्रीज हो गया है 10%। फिक्स्ड कॉस्ट था कितना, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सर फिक्स्ड कॉस्ट हमारा गिवन है 30,000, एफसी कितना गिवन है, पुराना फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 30,000 है, ओके। अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो 3,000 आ जाएगा, ठीक है, कितना गिवन है, 3,000 आ जाएगा। और आगे क्या कहा, इसने इंक्रीज हुआ है, तो अगर आप लोग कहेंगे न्यू फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा आपका 3,300 यानी कि 33,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका न्यू फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 33,000। तो अब मेरे को बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस चेंज होगा, सॉरी सेल्स चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आता है कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये आपका 5.3 है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं क्योंकि एक एक सवाल ले रहा हूं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप लोग भी एक एक सवाल अपनी नोटबुक के अंदर बनाएं, एक एक सवाल को प्रैक्टिस करें, एक एक सवाल को बना करके चले, नहीं तो आपके लिए डिफिकल्टी होगा, ठीक है। सवाल मेरे को पेपर नहीं लिखना है, पेपर मैं अपना लिख चुका हूं 2018 में। अभी जब आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठेंगे तो आपको लिखना है। आप कब लिख पाएंगे, जब आपने प्रैक्टिस किया होगा। मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स 5वें सेमेस्टर के ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए सिरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि आप लोग लास्ट ईयर में आ चुके हैं, फाइनल ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, काफी बच्चे की ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। मैंने देखा है 5वें सेमेस्टर में आकर के बच्चे स्टक होकर रह जाते हैं, उनको ईआर आ जाता है, रीअपीयर हो जाता है, कंपार्टमेंट आ जाता है, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आपके इनकम टैक्स के अंदर। मैं नहीं चाहता ऐसा आप सभी के साथ हो, तो आप लोग वन शॉट के चक्कर में ना पड़े। वन शॉट उन्हीं के लिए यूजफुल रहेगा जिन्होंने तमाम फॉर्मूलों को कनेक्ट करके पढ़ा होगा। अब देखिए ना, काफी ऐसी चीजें जो पहली क्लास के अंदर पढ़ी है यहाँ पे यूज हो रही है। अगर पहली क्लास नहीं देखी तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पे कनेक्ट होकर चलेगा, सीक्वेंस बनेगा, स्टेयर्स की तरह काम करेगा। एक सीढ़ी के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, पढ़ना तो आपको पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं बेटर वे में अपनी ग्रेजुएशन की जो जर्नी है उसको एक तरीके से कंप्लीट कर पाए। मैं एग्जिट की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट की बात कर रहा हूं। बहरहाल ये आपके सब्जेक्टिव डिसीजन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करते हैं जहां पे कॉन्सेप्ट बदल दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। क्या है, एक कंपनी produces single product which sells for the 20 per unit। यहाँ पे देखिएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है। तो अगर आपको याद हो तो हमने पर यूनिट वाला एक फॉर्मूला पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो ये वाला आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, तो सर लिख दिया एसपी पर यूनिट, ठीक है, ओके आ गया है। कितना गिवन है, एसपी पर यूनिट 20 रुपीज गिवन है। आगे क्या गिवन है, आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 15 रुपया। तो अगर आपको याद हो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है आपका 15 रुपया। सेम एग्जांपल मैंने लिया था, इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा, 5 रुपीज। समझ में आया। तो यहीं से हम लोगों ने इसको सोल्व किया। आगे फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 6,30,000 गिवन है। तो आप लोग क्या कह देंगे, सर 6,30,000 हमने लिख दिया है। आपको पहला पार्ट कैलकुलेट करना है, सेल्स वैल्यू। ध्यान दीजिएगा किसकी वैल्यू निकालनी है, सेल्स की वैल्यू निकालनी है। नीडेड टू अर्न ए प्रॉफिट, क्या अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, कितना 10%। और ये 10% किसके ऊपर रहेगा, सेल्स के ऊपर रहेगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा आपकी सेल्स कैसे निकलती है, आपका एक सेल के ऊपर कितना चार्ज है, 20 है। मैंने मान लिया, ठीक है ना, लेट द टोटल सेल, ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, टोटल सेल्स यूनिट, ठीक है ना। आपने क्या कहा, आपने टोटल सेल्स यूनिट मान लिया है, एक्स है, कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो अगर आप लोग सेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, एक्स यूनिट है, एक का प्राइस कितना है, 20 है, तो कितना हो गया, 20x हो गया है। और इस सेल्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 20 सेल्स के ऊपर हमें प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट चाहिए बच्चा, हमें इसके ऊपर प्रॉफिट चाहिए 10%। तो हम लोग क्या कहेंगे, 10% ऑफ
20x। क्या कहेंगे 10% ऑफ 20x। 10% का मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं 20x मल्टीप्लाई में 10 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका 100। ठीक है, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल, तो कितना बचा आपका 2x बचा। माने प्रॉफिट की कितने की बात हो रही है, 2x की बात हो रही है। तो सेल्स आपका 20x है, आप लोग क्या कहेंगे इसको 20x है, और आपका प्रॉफिट कितना है आपका 2x है। एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट आपका है 15 रुपए एक के ऊपर है, टोटल यूनिट कितनी है x है, तो टोटल कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे फिक्स्ड कॉस्ट कितना गिवन है आपका 6,30,000 गिवन है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अभी अभी पिछली स्लाइड के दरमियान 2-4 स्लाइड पीछे क्या पढ़ाया था आपको, कि आपको याद रखना है अगर आपको सेल्स भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है और आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, तो एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, दैट इज द सेल्स इज इक्वल टू द, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट लगाना। मैंने कहा था इसको अभी मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे है ये वाला, यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आपका सेल्स की वैल्यू कितनी है 20x है, ओके सर। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 15x है, ओके सर। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 6,30,000 है, ओके सर। चेक कीजिएगा 6,30,000 है ना, हाँ 6,30,000 है। प्रॉफिट कितना निकल के आया है, हमने निकाला 2x है। अब 15 और 2 17x हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माने 20x माइनस में 17x बराबर है 6,30,000 आ गया, ओके सर। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर 20 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 3x बराबर है 6,30,000 बच जाएगा, ओके। अगर आप लोग ध्यान देंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,30,000 को डिवाइड करना है बच्चा कितने से, 3 से, तो 3 दूनी 6 यानी कि आपका 2,10,000 आ जाएगा। कितना आ गया, 2,10,000 आ गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका x का वैल्यू कितने आ गया, 2,10,000 आ गया है। तो टोटल सेल्स कितना होगा 20x, x की वैल्यू कितनी है 2,10,000, और अगर आप लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल्स कितना निकल के आएगा, बताइए फटाफट से। सेल्स बराबर कितना है 20x है, और आपका 20 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी आई है 2,10,000 आई है। तो आप लोग क्या कहेंगे 2,10,000 आना चाहिए, यानी कि 6,30,000 को, हाँ 6,30,000 ही है ना, तो आपको अगर आप 2,10,000, ठीक है, तो अगर आप लोग 2,10,000 को एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 42 लाख तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, यानी कि आपका कितना है, ये है आपका 2,10,000, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 2,10,000 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, 6,30,000 ही होता है। और हमारे पास कितना है 2,10,000 को मल्टीप्लाई करने, किस दूनी 42 ही होना चाहिए, यस 4,20,000, तो कितना आ जाएगा आपका 4,20,000, ठीक है। थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, कितना आया 4,20,000 आया। अगर आप लोग कहते हैं सर प्रॉफिट कितना होगा 2x है, माने x की वैल्यू 2,10,000 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2,10,000 को, एक मिनट भाई, हाँ ठीक है, मैं ही मिस्टेक कर रहा हूं, यहाँ पे क्या है 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, और अगर आपका एक जीरो और बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, 42 लाख हो जाएगा। माने आप लोग क्या कहेंगे, ये कितना हो गया आपका 42 लाख हो गया, ठीक है, यस यस माय मिस्टेक, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ यहाँ पे क्या है, सेल्स 2x था, एक की x की वैल्यू 2,10,000 है, तो आप लोग क्या कहेंगे प्रॉफिट कितना हुआ है सर, प्रॉफिट 2x हुआ था, तो आप लोग क्या कहेंगे 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2,10,000, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे 2,10,000 बराबर है 2 दूनी 4, यानी कि 4,20,000 यहाँ पे आ जाएगा, ओके यस दैट्स राइट, ठीक है, ऐसे करना है सिंपल। तो ये थोड़ा सा लॉजिक से बाहर फॉर्मूला था, जो एक तरीके से अमूमन हम अप्लाई करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पीवीआर वगैरह करके, सीपीयू वगैरह करके, वो वाला थोड़ा सा डिफरेंट केस है, तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है। यहाँ पे चीजें काफी बेटर वे में समझ में आ सकती है आपको, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई मिस्टेक तो नहीं किया किसी सवाल में, ठीक है, चलो हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बात समझ में, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वाला पहला पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या इंप्लीमेंट करना है। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, अगला ये कहता है आपको कैलकुलेट करना है सेल्स प्राइस, क्या निकालना है आपको, सेल्स प्राइस निकालना है पर यूनिट टू ब्रिंग ए, आपको बीपी कितना रखना है, आपको 1,20,000 रखना है, बीपी कितना रखना है आपको 1,20,000 रखना है। अब बताइए इस सवाल को कैसे करेंगे। अच्छा ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग बात क्या है, सीएपी सेकंड में आया हुआ है, तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है आपके ग्रेजुएशन के लिहाज से भी, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करके ना एक स्लाइड पे दूसरी पे कर लेते, ताकि बच्चे जब इस पीडीएफ को ले तो उनको कोई समस्या ना हो, सारी चीजें उनको बेटर वे में समझ में आए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक बार मैं इसको हटा दूं, ठीक है, रब कर देता हूं, यहां से
हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फालतू की चीजों को मिटा देते हैं, जिन जिन चीजों की जरूरत है ना वो रख लेते हैं, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, क्या कह रहा है सवाल, क्या कहता है सवाल, ये कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना रखना है, ब्रेक इवन पॉइंट हमें रखना है 1,20,000 डाउन करना, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इतना रखना है तो सेल्स कितना आएगा। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बताइए कैसे इस सवाल को बनाया जा सकता है, कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएं ताकि हम लोग इस सवाल को सोल्व कर पाए। हालांकि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारे पास होता है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू द, हमारे पास क्या आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में हम क्या कहेंगे कॉस्ट पर यूनिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ऊपर डेटा क्या है कॉस्ट पर यूनिट वाला है। तो एक बार बीईपी निकाल के देख लेते हैं। बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट बराबर है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सीपीयू, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना गिवन है 6,30,000 गिवन है, ओके। अपॉन में सीपीयू कितना गिवन है 5 गिवन है। अगर आप लोग 6,30,000 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आपको बताना है कितना आएगा आंसर, ठीक है ना। अगर आप लोग क्या करते हैं 6,30,000 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आपको कितना मिलेगा 1,26,000 मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे 1,26,000, एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, कितना गिवन है 1,26,000 गिवन है, ठीक है। इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना। तो 1,26,000 यूनिट आ जाएंगी और वो क्या कह रहा है न्यू बीईपी यानी कि न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आपको रिड्यूस करना है, कितने तक रिड्यूस करना है 1,20,000 तक रिड्यूस करना है। तो 1,20,000 यूनिट लिख दूं, ठीक है ना। तो आपसे आपको निकालना है 1,20,000 तक आपको क्या करना है रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जिसके बिहाफ पे ये कैलकुलेशन बनेगा। फॉर्मूला कहता है कॉस्ट पर यूनिट की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। नई कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालनी है, उसके बाद एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करना है। ये तो हमारा आंसर है, ये क्या है आपका हमारा आंसर है। बीपी कितना निकल के आता है 1,26,000। ये कहता है बीपी कितना रखो 1,20,000 रखो, पर फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहेगा आपका 6,30,000 रहेगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखिए एक फॉर्मूला बताता हूं सीपीयू को कैसे। चलिए पहले आप एक फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर आप लोग बीपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में आप लोग क्या कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट। ये कॉस्ट पर यूनिट नई वाली है जो आपने कहा ना, आपने बीपी कितना रखना है आपको 1,20,000 रखना है, तो नई सीपीयू निकलेगा। माने अगर आप लोग बीपी की बात करते हैं तो कितना वैल्यू है 1,20,000 है, ठीक है। तो कितना आ गया 1,20,000 बराबर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 6,30,000 है। तो यहां पे कितना आ जाएगा 6,30,000। सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट ऐसे ही रखते हैं, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा सीपीयू, यानी कि इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा आपका, ये बनेगा आपका 6,30,000। इसको डिवाइड करना है बच्चा किससे 1,20,000 से। तो देखिए ध्यान दीजिए 3 0 से 3 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, यानी कि आपका कितना बचा 63/12, 12 24 12 5 60, 5 के आसपास आएगा। यानी कि सीपीयू बराबर है 5 5 दूनी 10 यानी कि 2 5, ठीक है ओके। ये क्या आ गया कॉस्ट पर यूनिट आ गया। देखिए क्या कहा इसने, हमारी जो कैलकुलेशन है वो कहती है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 1,26,000 यूनिट पे आएगा। सवाल क्या कहता है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 पे रखना है, फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है 6,30,000। तो मैंने दोबारा से फॉर्मूला लगा के देखा तो मेरा एक नया कॉस्ट पर यूनिट बना, ठीक है। मेरा क्या बना एक नया कॉस्ट पर यूनिट बना। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं एक नया फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। कौन सा है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कॉस्ट पर यूनिट का एक फॉर्मूला होता है दैट इज द, आपको क्या करना है आपको लगाना है फॉर्मूला सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना है। क्या कहेंगे सेल्स के अंदर से क्या करना है वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना है। ये फॉर्मूला इस तरीके के सवालात के अंदर ही काम आता है, नोट कर लीजिएगा। सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट का जहां पे लफड़ा होता है, ठीक है। तो सीपीयू बराबर है सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको ध्यान क्या देना है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपल बात है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप लोग वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सीपीयू की वैल्यू नई कितनी आई है 5.25 आई है। अगर आप लोग सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स मैंने एक्स मान लिया है, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 15 है। देखिए यहाँ पे गिवन था ना 15, पर यूनिट कितना था 15 था। माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 के अंदर अगर आप लोग 5.25 ऐड करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 15 और 5 20, यानी कि 20.25 आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी सेल्स की वैल्यू है, आपकी क्या है आपकी सेल्स की वैल्यू है कितनी आ जाएगी 25.25, ठीक है। आपकी क्या आ जाएगी 25.25, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई 20.25, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यूनिट्स कितनी थी, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे
तो यस, ब्रेक इवन पॉइंट्स की यूनिट कितनी थी? 1,20,000। एक का प्राइस कितना है? 20 है। तो अगर आप लोग टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए सिंपल है, सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा, बच्चों को कंफ्यूजन होगा। सवाल ये कह रहा है कि आपको क्या क्या दीवन है। आपको कहता है, ये कहता है कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रखना है। कितना रखना है? 6,30,000 रखना है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितना है? 6,30,000 है। आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट लेके चलना है वो कितना लेके चलना है? वो आपको 1,20,000 लेके चलना है। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो ये बीईपी आया था, जिसको मैं बीपी डैश कह रहा हूं, वो कितना आया था? 1,26,000 आया था। ठीक है, सवाल क्या कहता है? कितना रखना है? 1,20,000 रखना है। अगर आप लोग बीपी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पर यूनिट वाला, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ले लेंगे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे? इससे हमें डिवाइड करना है आपका सीपीयू से, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट से। तो बीपी की वैल्यू कितनी है? 1,20,000 है। ओके, 1,20,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? 6,30,000 है। ओके, आप लोग क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे सीपीयू में निकालना है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सीपीयू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये डिवाइड में चला जाएगा, इधर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया? 5.25 आ गया। ठीक है, ये पर यूनिट है। क्या है ये? आपका पर यूनिट है। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आया है आपका? 5.25 आया है। फॉर्मूला क्या कहता है? सीपीयू बराबर है आपको सेल्स पर यूनिट माइनस में वेरिएबल कॉस्ट लेके चलना है। सीपीयू कितना है? 5.25 है। सेल्स आपने एक्स मान लिया, कितनी यूनिट सेल हो रही है। ठीक है ना, ये यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 15 है। माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी कि अगर आप लोग कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे? 20.25 यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान देंगे, सेल्स, अगर आप लोग सेल्स पर यूनिट, सेल्स यूनिट कितनी बनी है? 20.25। ठीक है, सेल्स का यानी कि प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, कितना है ये आपका सेलिंग प्राइस? तो आप लोग इसको एसपी लिख दीजिए। ठीक है, कितना है आपका? 20.25। अगर आप लोग टोटल सेल्स लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक इवन पॉइंट को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 1,20,000 मल्टीप्लाई कितने से करना है? 20.25 ही आपको निकाल लेना है। ऐसे ही अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा? वही सेम कॉन्सेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। 1,20,000 आपकी यूनिट है, कितनी है? 1,20,000 यूनिट है। ठीक है ना, ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल्स, और मल्टीप्लाई कितने से करना? वेरिएबल कॉस्ट कितना? 15। इसका कैलकुलेशन करके मेरे को आंसर बताइए, इसका कैलकुलेशन करके मेरे को आंसर बताइए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताइएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ये सवाल है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल सवालों से थोड़ा सा अलग है, और आपने देखा ये आपके किस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ है? सीए वाले एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये वाला टॉपिक हम लोग क्लास 4 में करेंगे। अभी तो हमारा क्लास 2 ही चल रहा है। कहाँ पे क्लियर होगा? क्लास 4 में, तो तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो काफी बार जब आप लोग रिवाइंड करेंगे लेक्चर को, चीजों को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको आ जाएगा। और ये एक ऐसा पेपर है जो बहुत छोटा पेपर आएगा। इनकम टैक्स का बड़ा लेंथी पेपर आता है, क्योंकि इनकम टैक्स भी मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इनकम टैक्स का पेपर लेंथी आता है, लेकिन जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका पेपर बहुत आसान आता है, छोटा आता है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन है, या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा। आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हो। आएगा किनको? जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था क्लास नंबर 2 का। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स मेरी जो कोशिश है इन तमाम चीजों को आपको बेटर वे में समझाने की, वो सक्सेस रही होगी। चीजें आपको बेटर वे में समझ में आई होगी। देखिए, अगर आप लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली यार थोड़ा प्यार और सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। हाँ, अपना कमेंट जरूर किया करें। कोई चीज का कमी अगर आपको महसूस हुआ है तो वहां पे भी आप लोग बता सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। कोई और नीड है आपको हेल्प की तो वो बता सकते हैं। बाकी कमेंट किया करें। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बेटर वे में समझ में आई होंगी। चीजें समझ में आई हैं तो चलिए, वेल एंड गुड है। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लान।